अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के हवाले से, जो कि हाइडल के हवाले से हाइडल असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के हवाले से जो लेक्चर का सीरीज़ का लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 5 है। तो इससे पहले हमने जो है वो 4 पार्ट डिस्कस किए हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर किया गया है। तो आप जो है अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप विज़िट कर लें। हमारी हाइडल के इंटरव्यू के हवाले से एक प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, तो वो विज़िट कर लें, तो उसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के हवाले से, क्योंकि इसमें जितने भी डैम्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टर्बाइंस के हवाले से हो गया, गवर्नर के हवाले से हो गया, हाइडल पावर प्लांट्स के पार्ट्स हो गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो ये सारे टॉपिक जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जो पावर होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, उसका फार्मूला क्या होता है पावर जनरेशन का। तो पावर का फार्मूला होता है जी, रॉ, क्यू एंड एच। बेसिकली जो पी इज़ अ हाइड्रोलिक पावर इन वाट, जो कि वाट में हमारे पास अवेलेबल होगी, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। जी 9.81 जो ग्रेविटी होती है, रो वाटर की डेंसिटी जो 1000 kg पर मीटर स्क्वेयर मीटर क्यूब होती है, क्यू इज़ द फ्लो और डिस्चार्ज होता है, और एच जो हाइट ऑफ फॉल ऑफ वाटर और हेड होता है जो कि वाटर का। तो इन जो है वो 4 चीज़ों पे जो पावर होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक में वो डिपेंड करती है। ये फार्मूला अक्सर पूछा जाता है। जो दूसरा क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, कि जो हम हाइड्रो पावर से हम जो जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसके हमारे पास हमें एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज होता है वाटर इज़ अ सोर्स प्री प्री मेनली अवेलेबल, नो फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड टू बर्न आर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बेसिकली हमारे पास पता है कि जो वाटर सोर्स है ये परमानेंटली अवेलेबल होता है, और उसके लिए हमें जो फ्यूल होता है वो जलाना नहीं पड़ता, और फ्यूल की जो ट्रांसपोर्ट है वो भी हमें जो है वो ज़ीरो होती है यहाँ पे। तो इसीलिए जो सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है। दूसरा, द रनिंग कॉस्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉलेशन आर वेरी लो एज़ कम्पेयर टू थर्मल एंड न्यूक्लियर स्टेशन, कि जो इसकी रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लो होती है एज़ कम्पेयर टू थर्मल में हो गया, न्यूक्लियर हो गया। वो थर्मल में भी हमें जब गैस या कोल चाहिए होता है, न्यूक्लियर में भी हमें जो है वो थर्मो रेडियो एक्टिव मटीरियल चाहिए होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो रनिंग कॉस्ट है इसकी ऑलमोस्ट जो है वो नेग्लिजिबल है। उसके बाद जो है वो देर इज़ नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ ऐश एज इन थर्मल पावर स्टेशन। जैसे हम वहाँ थर्मल पावर स्टेशन में जब हम कोल बर्न करते हैं, जो पीछे ऐश होती है उसको भी डिस्पोज करना होता है, उसका भी हमारे में जो है वो चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं होती। द हाइड्रोलिक टर्बाइन कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ वेरी शॉर्ट टाइम, कि जो आपके हाइड्रोलिक टर्बाइन है ये बड़े शॉर्ट टाइम में ऑन भी हो जाती हैं और ऑफ़ भी हो जाती हैं। लेकिन जैसे थर्मल पावर प्लांट है या न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसका ऑफ़ या ऑन करने में टाइम लगता है। लाइक जैसे 30 to 35 मिनट थर्मल पावर प्लांट को अगर आपने चलाना है ऑफ़ करके, तो उसको 30 to 35 मिनट लग जाते हैं। और इसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए इसमें टाइम बहुत कम लगता है, ये भी इसका एडवांटेज है। द हाइड्रोलिक पावर प्लांट इज़ रिलेटिवली सिंपल इन कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ कंटेंड इन ऑपरेशन, कि इनका कॉन्सेप्ट सिंपल होता है और ख़ुद ब खुद जो वो ईजिली चलते रहते हैं। तो इसलिए ये भी हमें मैन पावर जो है वो स्किल्ड मैन पावर नहीं रिक्वायर होती यहाँ पे। और मॉडर्न हाइड्रो पावर इक्विपमेंट हैज़ ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कैन ईजिली लास्ट 50 ईयर्स आर मोर। तो ये जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं, इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो 50 साल से भी ज़्यादा इसकी लाइफ होती है। तो इसीलिए ये दे कैन बी कंपेयर्ड विद इफेक्टिव लाइफ ऑफ 30 ईयर ऑफ थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर। और थर्मल और न्यूक्लियर की जो लाइफ होती है वो 30 ईयर है, लेकिन हाइड्रो पावर की 50 साल है। उसके बाद 7वां है कि ड्यू टू इट्स ग्रेट ईज ऑफ टेकिंग अप एंड थ्रोविंग ऑफ द लोड, द हाइड्रो पावर कैन बी यूज्ड एज आइडियल स्पिनिंग रिजर्व इन सिस्टम मिक्स ऑफ थर्मल, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशन।
उसके बाद मॉडर्न हाइड्रो पावर जनरेटर हैव हाई एफिशिएंसी ओवर कंसिडरेबल रेंज ऑफ लोड, इनकी हाई एफिशिएंसी भी हाई होती है जो मॉडर्न हाइड्रो जनरेटर हैं, और उनकी लोड रेंज भी ज़्यादा है। उसके बाद है हाइड्रो प्लांट प्रोवाइड एंसिलरी बेनिफिट्स लाइक इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल और फोरस्टेशन, नेविगेशन एंड एक्वाकल्चर। बेसिकली जो फ्लड के कंट्रोल से भी हमें बचाता है, और उसके बाद इरिगेशन का काम भी करता है, फोरस्टेशन, नेविगेशन और एक्वाकल्चर को भी ये प्रमोट करता है। उसके बाद बीइंग सिंपल इन डिज़ाइन एंड ऑपरेशन, हाइड्रो प्लांट हैज़ नॉट रिक्वायर्ड हाईली स्किल्ड वर्कर। तो इसके लिए हमें हाईली स्किल्ड वर्कर भी चाहिए नहीं होते। तो ये एडवांटेजेस हैं, इनमें से आपने कम से कम जो 5 हैं वो आपको याद होने चाहिए। वो अक्सर क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि जी हाइड्रो पावर के जो है वो एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले वही वाला कि आप फ्यूल यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता। दूसरा जो सबसे बताना है आपने वो ये वाला बताना है कि इसमें फ्लड कंट्रोल के बचाता है, इरिगेशन का काम करता है। तीसरा ये कि इसमें पोल्यूशन वाला काम नहीं होता कि जैसे ये जब पावर जनरेट होती है तो पोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। तीसरा इसका ये है कि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो लाइफ है वो 50 साल है, लेकिन दूसरे किसी भी जो हमारा पावर जनरेशन है उसकी लाइफ जो है वो इतनी नहीं होती। तो इस तरह आप जो है 4-5 ये आप याद कर लें। अब उसके बाद वो दूसरा क्वेश्चन ये करते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ वाटर पावर, हाइड्रो पावर के क्या क्या हैं। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आर कैपिटल इंटेंसिव विद लो रेट ऑफ रिटर्न, द एनुअल इंटरेस्ट ऑफ दिस कैपिटल कॉस्ट इज लार्ज पार्ट ऑफ एनुअल कॉस्ट ऑफ हाइड्रो पावर इंस्टॉलेशन। इसकी बेसिकली जो कैपिटल कॉस्ट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। द गेस्टेशन पीरियड ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट इज़ क्वाइट लार्ज, उसको बनाने का जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा होता है। द गैप बिटवीन फाउंडेशन एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट मे एक्सटेंड फ्राम 10 to 15 ईयर, उसमें 10 से 15 साल जो है वो लग जाते हैं। तीसरा एमसीक्यूज है, द थर्ड है द पावर जनरेशन इज डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल विच में वेरी सीजन टू सीजन आर ईयर टू ईयर इफ द रेनफॉल इज इन एडिक्वेट एंड ओनली सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ द प्लांट कैन बी एक्सपेंड। मतलब इसमें ये होता है कि जो पानी की मकदार होती है वो भी सीज़न टू सीज़न वेरी करती है और साल टू साल वेरी करती है, जिसकी वजह से इसकी जो ऑपरेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता बाज़ दफ़ा। उसके बाद ये होता है कि सच प्लांट्स आर ऑफन फार अवे फ्राम द लोड सेंटर एंड रिक्वायर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन टू डिलीवर पावर। तो ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और लॉस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद लार्ज हाइड्रो प्लांट डिस्टर्ब द इकोलॉजी ऑफ एरिया बाय द वे डिफोरेस्टेशन, डिस्ट्रॉइंग वेजिटेशन एंड अपरूटिंग पीपल। स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट इरेक्शन ऑफ सच प्लांट इज़ ए डिटरेंट फैक्टर। बेसिकली जैसे जहाँ पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया जाता है उसमें तकरीबन 15-15 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो भी आबादी होती है उसको वहाँ से उठाया जाता है ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाए तो उसको नुकसान ना पहुँचे। तो ये भी एक बेसिकली एक इसका डिसएडवांटेज है कि ये इकोलॉजी उसकी डिस्टर्ब करता है इलाके की, उनको जो है वो वहाँ से अपरूट करता है पीपल को। तो इस वजह से जो है अक्सर आपको एहतजाज का सामना करना पड़ता है, जैसे कालाबाग डैम का मसला है। उसके बाद है कि जो आपका एनर्जी मिक्स है, जैसे आप आमतौर पे क्वेश्चन किया जाता है कि एनर्जी मिक्स का हमें एडवांटेजेस क्या होता है। बाय इंटरकनेक्टिंग हाइड्रो पावर विद स्टीम ग्रेट डील ऑफ सेविंग कैन बी अफेक्टेड बाय द वे ऑफ फॉलोइंग, कि उसमें क्या क्या हमें एनर्जी मिक्स से क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। सबसे पहला एडवांटेज मिलता है कि रिडक्शन इन नेसेसरी रिजर्व कैपेसिटी, कि जो हमें रिजर्व कैपेसिटी है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है। डाइवर्सिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स, हाई यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट हमें मिलता है, और हाई कैपेसिटी फैक्टर ऑफ थर्मल प्लांट हमें मिल जाता है। तो इसी इसके 4 एडवांटेज हैं। एनर्जी मिक्स के हमें फ़ायदे होते हैं, ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि एनर्जी मिक्स से हमें क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ये 4 एडवांटेज होते हैं हमें। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, तो उसके लिए कौन कौन सी शराइत देखी जाती हैं। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर देखी जाती है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी देखी जाती है, अवेलेबल वाटर हेड देखा जाता है कि वहाँ पे हेड कितना अवेलेबल है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ द साइट देखी जाती है कि साइट ईजिली एक्सेसिबल है, डिस्टेंस फ्राम द लोड सेंटर देखा जाता है, और टाइप ऑफ द लैंड ऑफ साइट देखी जाती है। 6 चीज़ें जो है वो जब हम कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहीं पे लगाना होता तो ये 6 चीज़ें आमतौर पे देखी जाती हैं। उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बेसिकली क्या है कि हाइड्रोलॉजी इज़ अ साइंस दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ गवर्निंग डिप्लीशन एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ओवर एंड विद इन द अर्थ सरफेस। तो ये बेसिकली हाइड्रोलॉजी साइंस इसको डील करती है।
उसके बाद ये वाटर टेबल की डेफिनेशन है। वाटर टेबल बेसिकली ये भी बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज़ वाटर टेबल आर ग्राउंड स्टोरेज। प्रेसिपिटेशन अब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल सीप आर percolate into the ground forming bodies of water is called water table or ground storage। जो मतलब प्रेसिपिटेशन और सीपेज होती है ग्राउंड में, वो एक बॉडी फॉर्मिंग ऑफ बॉडीज़ ऑफ वाटर, जो एक अंदर ज़मीन के अंदर एक वाटर की बॉडी बना लेता है, उसको हम वाटर टेबल बोलते हैं। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइड्रोग्राफ की डेफिनेशन बहुत दफ़ा पूछी जाती है इंटरव्यू में कि हाइड्रोग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ द रिवर फ्लो विद टाइम। ये हमारा जो चीज़ जो शो करता है उसको हम हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। जो ग्राफ दैट शो द वेरिएशन ऑफ द रिवर फ्लो विद टाइम इज़ कॉल्ड हाइड्रोग्राफ। उसके बाद स्टोरेज और पॉन्डेज की डेफिनेशन है। स्टोरेज में बी डिफाइंड एज अम्पाउंडिंग ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एक्सेस रन ऑफ ड्यूरिंग सीजन ऑफ सरप्लस फ्लो फॉर यूज इन ड्राई सीजन। इसको हम बोलते हैं स्टोरेज। दिस इज़ अकम्प्लिश्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस द स्ट्रीम ऑफ द सूटेबल साइट एंड बिल्डिंग अ स्टोरेज रिजर्वायर इन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द डैम। पॉन्डेज क्या होता है? पॉन्डेज में बी डिफाइंड एज रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिवली स्मॉल पाउंड आर रिजर्वायर प्रोडक्ट इन द प्लांट। तो ये हमारा क्या उसको डेफिनेशन किसकी है? पॉन्डेज की है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ये आपने जो 9 एलिमेंट मेंशनड हैं ये आपने याद कर लेने हैं फिंगर टिप्स पे। ये क्वेश्चन जो है वो 80% जो वो पूछा जाता है हर जो स्टूडेंट से कि आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के कौन कौन से एलिमेंट हैं। सबसे पहले इनकैचमेंट एरिया होता है, फिर आपका रिजर्वायर होता है, फिर आपका डैम होता है, डैम के ऊपर स्पिलवेज होते हैं, फिर डैम से कंड्यूट निकलता है, फिर कंड्यूट के ऊपर सर्ज टैंक होता है, सर्ज टैंक के बाद आपकी जो टरबाइन के नीचे ड्राफ्ट ट्यूब होती है, उसके बाद पावर हाउस होता है और स्विच यार्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर होता है। तो इसमें जो है वो टरबाइन का भी एक जो है वो एलिमेंट है वो मिसिंग है। तो ये जो है वो आपने 10 एलिमेंट आपने बताने हैं। इन कैचमेंट एरिया बेसिकली क्या होता है? द होल एरिया बिहाइंड द डैम ड्रेनिंग इनटू द स्ट्रीम और रिवर अक्रॉस द डैम हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड, उसको हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं। रिजर्वायर बेसिकली क्या होता है? द स्टोरेज ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्लेंटी फॉर सब्सिक्वेंट यूज इन टाइम ऑफ स्कैरिसिटी इन फंडामेंटल टू द एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इसको हम रिजर्वायर बोलते हैं, जो कि स्टोरेज के लिए बेसिकली यूज़ होता है। उसके बाद ये डेफिनेशन भी है यहाँ पे आसान है स्टोरेज की। वाटर हेल्ड इन अपस्ट्रीम रिजर्वायर इज़ कॉल्ड स्टोरेज, वेयर एज वाटर बिहाइंड द डैम एट द प्लांट इज़ कॉल्ड पॉन्डेज। ये स्टोरेज और पॉन्डेज की डेफिनेशन थोड़ी सी आसान है, ये भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है कि डैम कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डैम। डैम के क्या फंक्शन है? आमतौर पे हमें जो वो ये भी पता होने चाहिए कि इट डेवलप्स अ रिजर्वायर ऑफ डिज़ायर्ड कैपेसिटी टू स्टोर वाटर। बेसिकली ये रिजर्वायर डेवलप करता है और हेड डेवलप करता है ये रिजर्वायर ऑफ डिज़ायर्ड कैपेसिटी टू स्टोर वाटर स्टोरेज का काम करता है। और इट बिल्ड अप अ हेड फॉर पावर जनरेशन, ये पावर जनरेशन के लिए हेड भी जो हमें प्रोवाइड करता है, बेसिकली हाइट प्रोवाइड करता है। उसके बाद डैम क्लासिफिकेशन डैम की कौन सी हैं? बेस्ड ऑन फॉलोइंग फंक्शन के हिसाब से डैम की क्लासिफिकेशन होती हैं, शेप के हिसाब से होती हैं, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से होती हैं और हाइड्रोलिक एंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले बेस्ड ऑन देयर फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं कि जो है वो डैम की फंक्शन के लिहाज से कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है। एक तो स्टोरेज डैम होते हैं, आर मेनली फॉर यूज़ ऑफ स्टोर वाटर एंड यूजिंग इट सबसिक्वेंटली फॉर व्हेन रिक्वायर्ड फॉर वेरियस सच एज हाइड्रो पावर इरीगेशन एंड वाटर सप्लाई। दूसरे डाइवर्जन डैम होते हैं, ये किस लिए यूज़ किया था? डाइवर्जन डैम आर कंस्ट्रक्टेड टू रेज द वाटर लेवल एंड डाइवर्ट द रिवर फ्राम अनदर डायरेक्शन। और उसके बाद डिटेंशन डैम होते हैं, डिटेंशन डैम कंस्ट्रक्टेड प्राइमरीली टू स्टोर फ्लड वाटर। ये तीन अक्सर डिटेंशन डैम के बारे में वो अक्सर पूछ लेते हैं कि डिटेंशन डैम किस लिए यूज़ होते हैं। तो ये जो आपका डिटेंशन डैम होते हैं ये फ्लड वाटर को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बाकी दूसरे तो आपको पता है, स्टोरेज डैम और डाइवर्जन डैम का तो आपको पता है, डिटेंशन डैम अक्सर स्टूडेंट को नहीं पता होता। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो ये आपके ट्रेपोजाइडल होते हैं, आर्च डैम होते हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल है कि डैम कैन बी कंस्ट्रक्टेड थ्रू द अर्थ, रॉक, पीस और स्टोन मेजनरी, कंक्रीट, आरसीसी, इवन टिम्बर एंड रबड़ के साथ बनाए जाते हैं। तो ये सारे बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक डिज़ाइन डैम आर नॉन ओवरफ्लो टाइप इन विच वाटर इज़ नॉट अलाउड टू फ्लो ओवर द टॉप ऑफ द डैम एंड ओवरफ्लो टाइप। ये दो तरह की होती हैं, नॉन ओवरफ्लो टाइप और ओवरफ्लो टाइप। ये हाइड्रोलिक डिज़ाइन के हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन है। उसके बाद है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पिलवेज का। स्पिलवेज का जो क्वेश्चन है वो बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि इसकी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन का स्पिलवेज क्या होते हैं। व्हेन द वाटर लेवल इन द रिजर्वायर बेसिन राइजेस, द स्टेबिलिटी ऑफ द डैम स्ट्रक्चर इज इंडेंजर्ड। टू रिलीव द रिजर्वायर ऑफ दिस एक्सेस वाटर, स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ द डैम आर क्लोज टू इट। दिस सेफ गार्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पिलवे। कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि रिजर्वायर को एक्सेस वाटर से जो है वो बचाता है, उसको हम स्पिलवे बोलते हैं। उसके बाद जो स्पिलवे की सबसे पहले क्वेश्चन होता है, स्पिलवे क्या होता है, ये आपकी डेफिनेशन आपने बतानी है। उसके बाद वो जो है वो स्पिलवेज की टाइप पूछते हैं। तो ये पहले एक होता है ओवरऑल स्पिलवे होता है, ये टाइप है, इसकी आपने नाम बेसिकली आपने याद रखने हैं। उसके बाद ट्रफ क्यूट और ट्रफ स्पिलवे होते हैं, साइड चैनल स्पिलवे होते हैं। उसके बाद आपके सैडल स्पिलवे होते हैं, और जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं वो शाफ्ट स्पिलवे और साइफन स्पिलवे। तो ये बेसिकली स्पिलवेज की 6 टाइप्स हैं। इन 6 के नाम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपका कंड्यूट का डेफिनेशन पूछी जाती है अक्सर, कंड्यूट और फेनस्टॉक की। द हेड रेस इज़ अ चैनल विच लीड वाटर टू टर्बाइन एंड टेल रेस इज़ अ चैनल विच कैरीज वाटर फ्राम द टर्बाइन। द कंड्यूट में बी ओपन और क्लोज। तो हेड रेस, ये हेड रेस और टेल रेस की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। हेड रेस का क्या काम करता है, हेड रेस इज द चैनल विच लीड वाटर टू द टर्बाइन। जो डैम से टर्बाइन की तरफ वाटर लेके जाता है उसको हेड रेस बोलते हैं। टेल रेस इज द चैनल विच कैरीज वाटर फ्राम द टर्बाइन। जो टर्बाइन से वाटर आगे लेके जाता है उसको हम टेल रेस बोलते हैं। ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हेड रेस एंड टेल रेस। उसके बाद फेनस्टॉक बेसिकली क्या है, फेनस्टॉक इज अ क्लोज कंड्यूट फॉर सप्लाइंग वाटर अंडर प्रेशर फ्राम हेड पॉन्ड और फोर बे टू द टर्बाइन। बेसिकली फेनस्टॉक क्या करती है कि क्लोज कंड्यूट होता है जो वाटर को हाई अंडर प्रेशर के साथ हेड पॉन्ड से टर्बाइन की तरफ लेके जाता है, इसको फेनस्टॉक बोलते हैं। हेड रेस और टेल रेस का पता आपको चल गया। ये 4 बे की डेफिनेशन बहुत दफ़ा पूछी जाती है। 4 बे क्या होता है, इट इज़ अ बेसन एरिया ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट वेयर वाटर इज टेम्परेरीली स्टोर्ड बिफोर जॉइनिंग इट इनटू इनटेक चैम्बर के, जहाँ पे जो हम टेम्परेरीली जो है वो वाटर को स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है कि ये हमारा रिजर्वायर हो गया जो कि रिजर्वायर 1, यहाँ पे हम जो वाटर को टेम्परेरीली स्टोर कर सकते हैं इसको हम बोलते हैं 4 बे। और यहाँ से उसके बाद फिर ये इनटेक हो के सॉरी यहाँ पे ये 4 बे है कि यहाँ पे रिजर्वायर 1 है, ये रिजर्वायर 2 है। यहाँ से वाटर आगे जाएगा, फेनस्टॉक आगे लगी हुई, ये फ्लम है जो कि जिसको हम बोलते हैं कि ये हेड रेस नहीं, हेड रेस ये आएगा। और यहाँ पे हम एक टेम्परेरीली वाटर को स्टोर कर सकते हैं, तो इसको हम 4 बे बोलते हैं। उसके बाद सर्ज टैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्ज टैंक बेसिकली क्या होता है कि सर्ज टैंक इज़ अ स्मॉल रिजर्वायर इन विच वाटर लेवल राइज और फॉल टू रिड्यूस द प्रेशर स्विंग सो दैट दे आर नॉट ट्रांसमिटेड टू द क्लोज कंड्यूट। तो इसको हम सर्ज टैंक बोलते हैं। सर्ज टैंक बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही आपकी टर्बाइन में जो लोड है वो डिक्रीज़ होता है, तो आपके जो गेट होते हैं पानी के, टर्बाइन के इनलेट के गेट वो क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पानी होता है वो एकदम स्टॉप होता है, जिसकी वजह से आपकी कंड्यूट के ऊपर हाई प्रेशर स्ट्राइक आती है। तो उसको बचाने के लिए हम जो है वो सर्ज टैंक लगा देते हैं अपनी टनल के दरमियान में, कि जैसे ही आपके टर्बाइन के गेट क्लोज होते हैं तो सर्ज टैंक में जो पानी का लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही लोड आपका इंक्रीज़ होता है तो पानी की जो इनलेट गेट होते हैं टर्बाइन के वो और ज़्यादा खुलते हैं। तो उस वजह से जो है वो उस वजह भी एक स्ट्राइक आती है आपकी टनल पे फोर्स की,
फैन स्टोक पे, तो उस वक्त भी हमारा जो सर्ज टैंक है उसको अब्जॉर्ब करता है, और हमारा जो पानी जो ज़्यादा होता है वो बेसिकली सर्ज टैंक से निकलता है, और इस तरह जो सर्ज लेवल का लेवल होता है वो और ज़्यादा वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह जो सर्ज टैंक है ये हमारी टनल को हाई फोर्स स्ट्राइकिंग से बचाता है जब हमारे जो टरबाइन पे लोड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। तो ये सर्ज टैंक का काम होता है। ये ड्राफ्ट ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो अक्सर पूछते हैं, क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द ड्राफ्ट ट्यूब। The draft tube allow the turbine to be set above the tail race to facilitate the inspection एंड मेंटेनेंस। बेसिकली जो ड्राफ्ट ट्यूब होती है ये टरबाइन को, इस टरबाइन ड्राफ्ट ट्यूब के ऊपर लगाई जाती है अबव द टेल रेस टू फैसिलिटेट उसमें इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए, जो हमें उसका एडवांटेज होता है कि हम उसकी इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं और उसकी मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। एंड बाय डिफ्यूज़र एक्शन रीगेन द मेजर पोर्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी हेड एंड रनर आउटलेट विच वुड अदरवाइज गो वेस्ट एज एग्जिट लॉस। जो ड्राफ्ट ट्यूब होती है कैन बी स्ट्रेट कॉनिकल ट्यूब होती है। द कॉनिकल टाइप ऑफ द यूज़ फॉर लो प्रेशर यूनिट एंड एल्बो टाइप इज़ मोर कॉमन। ये दो तरह की इसकी टाइप है, ये भी आपने याद रखनी है अक्सर कि ड्राफ्ट ट्यूब है स्ट्रेट कॉनिकल ट्यूब और एल्बो टाइप। ये दो टाइप की होती हैं, या तो स्ट्रेट होती हैं या ये एल्बो टाइप होती हैं। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ जो है वो ड्राफ्ट ट्यूब। एक तो हमने देख लिया कि इंस्पेक्शन और उसकी मेंटेनेंस, दूसरा होता है द प्रिंसिपल पर्पज़ ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज़ टू कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू प्रेशर एनर्जी। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को ये प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है ड्राफ्ट ट्यूब। दूसरा ये करती है इट डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड रेज द प्रेशर ऑफ वाटर बिफोर जॉइनिंग द टेल रेस। उसका जो आपकी जो वाटर की वेलोसिटी होती है उसको ये कम करती है, और उसके आपका जो प्रेशर होता है उसको ये रेज़ कर देता है, ताकि आपकी जो टेल है वहाँ पे जब आपका पानी जाके शामिल हो उसका जो प्रेशर है वो हाई होना चाहिए। तो ये बेसिकली आपका होता है, इसका ड्राफ्ट ट्यूब का ये काम होता है। उसके बाद दो डेफिनेशंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ग्रॉस हेड की और नेट हेड की। ग्रॉस हेड बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हेड रेस लेवल टू द टेल रेस लेवल व्हेन वाटर इज़ नॉट फ्लोइंग इज़ कॉल्ड ग्रॉस हेड। ठीक है, ये डिफरेंस होता है हेड रेस लेवल और टेल रेस लेवल का, कि जब पानी नहीं फ्लो कर रहा होता उसको हम ग्रॉस हेड बोलते हैं। नेट हेड क्या होता है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस हेड टू द ऑल पाइप लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड जो है वो टर्बुलेंस। ठीक है, नेट हेड इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस हेड टू ऑल पाइप लॉसेस, उसमें से पाइप लॉसेस निकाल के ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से हो या टर्बुलेंस की। टर्बुलेंस क्या होता है कि वो जो फ्लो की डिस्ट्रैक्शन है उस वजह से जो लॉस होता है, इन दोनों को निकाल के ग्रॉस हेड से, तो उसके बाद जो हेड बचता है वो हमारा नेट हेड होता है। उसके बाद हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू हेड। हमारे पास हाई हेड होते हैं, मीडियम हेड होते हैं, लो हेड होते हैं, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द लोड। बेस लोड हैं, पीक लोड हैं। बेस लोड में हमारे जितने भी पावर प्लांट है वो आ जाते हैं। पीक लोड में हमारे पम्प्ड स्टोरेज जो प्लांट होते हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि पम्प्ड स्टोरेज पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन इंडिया में अवेलेबल है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, रन ऑफ रिवर प्लांट होता है विदाउट पॉन्डेज। ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू वाटर अवेलेबल, रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज होते हैं, रन ऑफ रिवर प्लांट विद पॉन्डेज होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट विद रेजरवायर होते हैं, पंप स्टोरेज प्लांट होते हैं, और मिनी और माइक्रो डैम प्लांट होते हैं। ये 5 इसकी टाइप हैं, ये तीनों आपने याद रखनी है, क्योंकि वो अक्सर पूछ लेते हैं कि जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की जो है वो टाइप्स बताएं आप। तो आप आम तौर पे आपने जो है वो पहले वाटर अवेलेबल के हिसाब से बतानी है। ठीक है, अगर तो वो चुप रहे तो फिर आप उसको नेचर ऑफ लोड के हिसाब से भी बता दें और आप उनको हेड के हिसाब से भी बता दें, लेकिन पहले आपने स्टार्ट यहाँ से करना है, क्योंकि उनकी जो मुराद होता है क्वेश्चन का वो वाटर अवेलेबल के हिसाब से होता है। उसके बाद हाई हेड जो प्लांट होते हैं वो आमतौर पे उनका जो हेड होता है वो 100 मीटर से अबव होता है। उसके बाद जो आपके ये पम्प्ड स्टोरेज का आपको पता होना चाहिए। पम्प्ड स्टोरेज में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास बेस लोड के दरमियान जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा अवेलेबल होती है तो ऑफ पीक आवर्स में, तो हम क्या करते हैं कि जो पानी होता है नीचे वाले रिजर्वायर से ऊपर वाले डैम में शिफ्ट कर लेते हैं,
और जैसे ही पीक लोड आता है, जहाँ पे हमारा जो लोड होता है वो पीक पे होता है, तो उस वक्त उसी पानी को हम यूज़ करके दोबारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो ऑलमोस्ट 70% होती है, कि हमारी जो 100% पावर यूटिलाइज हुई है उसमें से हम 70% जो है वो रिकवर कर लेते हैं। और इसके लिए जो टरबाइन यूज़ होती है वो आमतौर पे फ्रांसिस टरबाइन यूज़ होती है। वो दोनों तरफ काम करती है, मतलब पानी को ऊपर भी फेंकती है और जो जब नीचे आता है तो उस वक्त वो जनरेशन भी करती है। तो इसीलिए जो पम्प्ड स्टोरेज प्लांट भी लगाए जाते हैं। इसकी जो एफिशिएंसी है वो 70% है। और सॉरी, फ्रांसिस टरबाइन, ड्रेज टरबाइन यूज़ की जाती है, ड्रेज टरबाइन, फ्रांसिस नहीं। उसके बाद हाइड्रोलिक टरबाइन, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि हाइड्रोलिक टरबाइन कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इनटू शाफ्ट वर्क विच रोटेट द इलेक्ट्रिक जनरेटर कपल टू इट एंड इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। जो हमारी हाइड्रोलिक टरबाइन है ये पोटेंशियल एनर्जी को शाफ्ट वर्क में कन्वर्ट करती है, और उसके साथ जब जनरेटर कपल होता है जो कि इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन है। इसकी हेड और क्वांटिटी के हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। नेम ऑफ ओरिजिनेटर के हिसाब से, नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के हिसाब से, एक्सेस ऑफ द टरबाइन शाफ्ट के हिसाब से, और स्पेसिफिक स्पीड के हिसाब से। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हेड एंड क्वांटिटी है। तो लो हेड आमतौर पे 2 से 15 मीटर, मीडियम हेड 16 से 70 मीटर, हाई हेड 71 से 500 मीटर, और वेरी हाई हेड अबव 500 मीटर ये जो है वो हमारी यूज़ की जाती है। ये अपने नाम पता होने चाहिए आपको। लो हेड के लिए कप्लान और प्रोपेलर टरबाइन यूज़ की जाती है। फॉर मीडियम हेड के लिए फ्रांसिस टरबाइन, एक कप्लान नहीं है, फ्रांसिस टरबाइन यूज़ की जाती है। और फॉर हाई हेड के लिए पेल्टन व्हील जो टरबाइन यूज़ की जाती है, ये आपने याद रखनी है तीनों। लो हेड के लिए अक्सर पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि लो हेड के लिए कौन सी टरबाइन यूज़ की जाती है, वो कप्लान है। मीडियम हेड के लिए फ्रांसिस है, और हाई हेड के लिए हमारी पेल्टन व्हील यूज़ की जाती है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्किंग है। ये 2 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन, ये सबसे पहले इनकी डेफिनेशन याद करते हैं, देखते हैं। टरबाइन आर क्लासिफाइड एज इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन डिपेंडिंग ऑन मोड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इनटू शाफ्ट वर्क। In an impulse turbine, all available head of water is converted into kinetic energy in a nozzle. The water shoot out of the nozzle in a jet free into bucket which revolve around a shaft. ये होती है हमारी इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है कि जो भी वाटर हेड होता है उसको जो काइनेटिक एनर्जी उसके हेड को कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में नोजल की मदद से। मतलब क्या होता है कि उसकी जो फैन स्टॉक होती है उसके आगे हम एक नोज़ल लगा देते हैं जिससे जो पानी निकलता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से निकलता है, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। और फिर द वाटर शाउट आउट ऑफ द नोज़ल इनटू द फ्री जेट इनटू द बकेट। वो जो वाटर है वो बकेट के ऊपर स्ट्राइक करता है जो कि शाफ्ट के साथ रिवॉल्व करती है। ड्यूरिंग दिस एक्शन द वाटर इज़ अ कॉन्टैक्ट विद एयर all the time and the water discharge from bucket falls freely through the discharge passage into the tail race। टेल वाटर बेसिकली वो जो है वो आमतौर जो पानी रहता है वो हमेशा हवा के साथ इन कांटेक्ट रहता है, और बकेट के साथ जो वो कांटेक्ट करके उसके बाद वो नीचे टेल वाटर के साथ मिल जाता है। द फ्री जेट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर द स्ट्राइकिंग वेन्स दीज आर प्रेशर लेस आर इम्पल्स टरबाइन। पेल्टन व्हील बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। पेल्टन व्हील जो है वो इम्पल्स टरबाइन है आपकी। उसके बाद रिएक्शन टरबाइन कौन सी होती हैं? द इंटायर फ्लो फ्राम हेड वाटर टू द टेल वाटर टेक प्लेस इन क्लोज कंड्यूट सिस्टम। जो कि क्लोज कंड्यूट सिस्टम में सारा कुछ होता है, हेड वाटर से लेके टेल वाटर तक सारा कुछ बंद होता है, एटमॉस्फेयर के साथ कंटेक्ट नहीं होता। इज़ नॉट ओपन टू एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पासेज। एट द एंट्रेंस टू द रनर only part of potential energy is converted into kinetic energy and the remaining into प्रेशर एनर्जी। इसमें जितनी भी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी वो सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। रिमेनिंग जो होती है वो सारी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है। रनर कन्वर्ट बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। सच टरबाइन इज कॉल्ड रिएक्शन टरबाइन, जिसमें क्या होता है जितनी भी काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, वो टरबाइन क्या कहलाती है? रिएक्शन टरबाइन। और इसके लिए जो हमारी जो इसकी टाइप है वो फ्रांसिस टरबाइन है और कप्लान टरबाइन है। ठीक है, ये जितनी भी सारी टरबाइन है फ्रांसिस, कप्लान, प्रोपेलर और ड्रेस सारी हमारी ये रिएक्शन टरबाइन है।
उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो फ्रंट टर्बाइन है ये रेडियल इनवर्ड फ्लो है, रेडियल इनवर्ड फ्लो और मिक्स फ्लो है। पेल्टन व्हील हमारा टेंजेंशियल फ्लो है। प्रोपेलर और कप्लान जो है वह एक्सियल फ्लो है, और ड्रेस टर्बाइन जो है वो डायगोनल फ्लो टर्बाइन है हमारी। उसके बाद जो है पेल्टन व्हील के थोड़ी सी आपने फॉर व्हाट वो यूज़ पेल्टन व्हील टर्बाइन, इम्पल्स टर्बाइन, तो इम्पल्स टर्बाइन क्यों यूज़ की जाती है? इट इज़ अ इम्पल्स टर्बाइन एक्सटेंसिवली यूज फॉर हाई हेड इंस्टॉलेशन। मतलब एक ये भी अक्सर क्वेश्चन होता है कि फॉर वेयर वी यूज़ इम्पल्स टर्बाइन, हम इम्पल्स टर्बाइन कहाँ पे यूज़ करते हैं? इम्पल्स टर्बाइन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हाई हेड इंस्टॉलेशन होती है। और इसमें द रनर कंसिस्ट ऑफ लार्ज सर्कुलर डिस्क ऑन द periphery of which number of the two lobe एल उसमें जो है वो टू लोब बकेट आर इवनली माउंटेड, और ईच बकेट हैज़ रिज्ड आर स्प्लिटर इन द मिडल ऑफ द डिवाइडेड इंटू टू जेट टू इक्वल स्ट्रीम। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमने इम्पल्स टर्बाइन में देखा था कि जितनी भी एनर्जी होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सारी नोज़ल के थ्रू काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, और काइनेटिक एनर्जी से जो है वो जो पानी होता है वो शाउट करता है बकेट के ऊपर। जो बकेट होता है वो एक व्हील के साथ अटैच होता है जो कि हमारे जो शाफ्ट होती है उसको रिवॉल्व करता है, और हमारा जो जनरेटर होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो पेल्टन व्हील हम ये कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमारा हाई हेड होता है, और जो इम्पल्स टर्बाइन इसको कहते हैं। उसके बाद दूसरी है फ्रांसिस टर्बाइन। फ्रांसिस टर्बाइन इज़ वेरी वर्सटाइल। दीज आर रिएक्शन टर्बाइन, ये रिएक्शन टर्बाइन है फ्रांसिस। ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू रनर देयर इज़ अ ड्रॉप इन स्टैटिक प्रेशर as well as drop in velocity head. Initially designed of the slow runner was the radial flow type, but now they are mixed flow variety with radial entry and axial exit होता है इसका। उसके बाद प्रोपेलर और कपलान टर्बाइन है जो कि लो हेड टर्बाइन है। ये प्रोपेलर टर्बाइन इज़ अ रिएक्शन टर्बाइन विद लो हेड एंड हाई स्पेसिफिक स्पीड। इट इज़ एक्सियल फ्लो डिवाइस प्रोवाइडिंग लार्ज फ्लो एरिया यूटिलाइजिंग द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर विद लो flow velocity. It consists of axial flow runner usually with have 4 to 6 blade of airfoil shape. The spiral causing the guide blade are similar to those in Francis turbine. In propeller turbine, as in Francis turbine, the runner blades are fixed and non-adjustable. उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कैविटेशन की। वो अक्सर क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ कैविटेशन? व्हेन अ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीज इट्स प्रेशर फॉल in any turbine part if the pressure drop below the various vapor pressure at that temperature some of liquid flashes into the vapor। हमें पता है कि जब भी पानी की स्पीड इंक्रीज़ होती है तो उसका प्रेशर फॉल होता है। तो हमें पता है कि जो हमारा वेपर प्रेशर होता है, जो टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है कि जैसे ही प्रेशर फॉल करता है वेपर प्रेशर जो बिलो द वेपर प्रेशर जो टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर पे जो पानी होता है वो फ्लैश करता है स्टीम में, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। द बबल फॉर्म ड्यूरिंग वेपराइजेशन आर कैरिड बाय द वाटर स्टीम टू द हाई प्रेशर जोन। कि जो बबल बनते हैं जब वो ये वेपर में कन्वर्ट होता है वहाँ पे बबल बनता है, वही बबल जो है वो हाई प्रेशर जोन में चला जाता है पानी के फ्लो के साथ। व्हेन बबल कंडेंस इनटू लिक्विड, जब वो दोबारा हाई प्रेशर जोन में जाता है तो वहाँ पे दोबारा वो पानी में कन्वर्ट होता है फॉर्मिंग कैविटी और वैक्यूम। तो इसलिए जब वो पानी में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर एक कैविटी बन जाती है, एक खला बन जाता है। द सराउंडिंग लिक्विड रश टू वर्ड द कैविटी गिविंग राइज आर वेरी हाई लोकल प्रेशर। तो क्या करता है कि जब वो कैविटी बनती है तो जो साथ वाला सराउंडिंग वाला वाटर होता है वो कैविटी की तरफ रश करता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। लोकल प्रेशर मे बिकम एज हाई एज 7000 एटमॉस्फेरिक। तो इतना प्रेशर हाई हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ सच कैविटी एंड हाई प्रेशर अकर रिपीटेडली हंड्रेड्स ऑफ टाइम इन अ सेकंड। तो ये जो हाई प्रेशर अकर कर रहा होता है और कैविटी अकर कर रही होती है ये हंड्रेड्स ऑफ टाइम इन सेकंड के तौर पे कर रहा होता है। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज कैविटेशन। कि ये जो हाई प्रेशर का और कैविटी का बनने को हम कैविटेशन बोलते हैं। इसके दूसरा क्वेश्चन होता है कि इसका डिसएडवांटेज बेसिकली क्या है कि विच काजेज पिटिंग इन द मेटेलिक सरफेस ऑफ रनर ब्लेड। तो ये एक तो पिटिंग का काम करता है जो कि जिसको हम जंग बोलते हैं रनर ब्लेड और ड्राफ्ट ट्यूब दोनों में, एंड इट कंपेन्ड आ कंसीडरेबल वाइब्रेशन एंड नॉइज़। और वाइब्रेशन और नॉइज़ का काम भी करता है। ये
3 चीज़ें करता है। एक पिटिंग का करता है मेटेलिक पार्ट को, दूसरा वाइब्रेशन और तीसरा नॉइज़ का। 3 काम करता है कैविटेशन की वजह से। और इससे बचते हम कैसे हैं कैविटेशन से? कैविटेशन शुड बी मिनिमाइज बाय अवॉइडिंग बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर मटेरियल लाइक स्टेनलेस स्टील एंड अलॉय स्टील के जो हम मेटेलिक पार्ट है वो यूज़ करते हैं। बाय एडिक्वेट पॉलिशिंग द सरफेस बाय सिलेक्टिंग अ रनर ऑफ लो स्पेसिफिक स्पीड आर कीपिंग द रनर अंडर द वाटर, कि उसको अंडर द वाटर रख के उसकी सरफेस को जो पॉलिश करके, तो इस तरह हम जो है वो कैविटेशन से आम तौर पे बचा जाता है। उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हाइड्रोलिक पावर प्लांट का जो गवर्नर होता है। गवर्नर बेसिकली क्या काम करता है? जैसे हाइड्रोलिक टर्बाइन इज डायरेक्टली कपल्ड टू द इलेक्ट्रिक जनरेटर, द जनरेटर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रन एट कांस्टेंट स्पीड रिस्पेक्ट ऑफ द वेरिएशन इन द लोड। मतलब हमें जनरेटर को कांस्टेंट चलाना होता है क्योंकि वो सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज होता है। तो इसीलिए जब लोड इंक्रीज या डिक्रीज होता है, हम जनरेटर की जो स्पीड है उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन टर्बाइन की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो वो कैसे करते हैं? वो गवर्नर की मदद से। बेसिकली गवर्नर क्या काम करता है? द स्पीड ऑफ द रनर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड एट कांस्टेंट लेवल एट ऑल लोड। इट इज़ डन ऑटोमेटिकली बाय गवर्नर विच रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द रनर इन प्रोपोर्शन टू द लोड। तो ये गवर्नर की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। गवर्नर क्या काम करता है कि द स्पीड ऑफ द रनर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड एट कांस्टेंट लेवल एट ऑल लोड्स। इट इज़ डन ऑटोमेटिकली बाय गवर्नर विच रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द रनर इन प्रोपोर्शन टू द लोड। तो जैसे ही जो टर्बाइन के इनलेट गेट होते हैं उसका जो कंट्रोल होता है वो गवर्नर के पास होता है। जैसे ही लोड इंक्रीज़ होता है तो वो जो गेट होते हैं वो ओपन कर देता है, जैसे लोड डिक्रीज़ होता है जो गेट होते हैं गवर्नर उनको ये क्लोज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो आपके टर्बाइन और जनरेटर की जो स्पीड होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये सारा काम जो है वो गवर्नर कर रहा होता है। उसके बाद सर्ज टैंक की आगे डिटेल है, जैसे हमने पीछे देखा था, ये थोड़ी सी डिटेल है उसमें। व्हेन द लोड ऑन जनरेटर डिक्रीजेस द गवर्नर रिड्यूस द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर स्ट्राइकिंग द रनर इन ऑर्डर टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड। जब हमारा लोड डिक्रीज होता है तो गवर्नर क्या करता है कि रनर के जो गेट है उसको क्लोज करता है ताकि हमारी स्पीड है वो कांस्टेंट रहे। बट सडन रिएक्शन ऑफ द रेट ऑफ फ्लो इन द फैन स्टॉक में बिल्ड अ वाटर हैमर इन द पाइप, कि जब हमारी वो स्पीड कम होती है पानी की तो एक वाटर हैमर जो है वो आपके फैन स्टॉक पे लगता है, विच में काज एक्सेसिव इनर्शिया प्रेशर इन द पाइपलाइन ड्यू टू विच पाइप में बरस, जिस उस इनर्शिया की वजह से जो आपका पाइप होता है वो बरस्ट भी कर सकता है। तो इसलिए हम two devices, the deflector and relief valve as prescribed earlier, are provided at the avoid sudden reduction in the rate of the flow of the fan stock, but neither of these devices are any help when load on the generator increases। ये जो डिफ्लेक्टर और रिलीफ वाल्व हैं ये उसी वक्त काम करते हैं जब हमारा जो जनरेटर का लोड है वो रिड्यूस हो तो उस वक्त तो ये काम करते हैं। लेकिन जब हमारा ये डिवाइसेस जब जनरेटर पे लोड इंक्रीज हो तो ये उस वक्त काम नहीं करते। द टर्बाइन इज इन नीड ऑफ मोर वाटर, दस इन ऑर्डर टू फुलफिल बोथ अबव ऑब्जेक्टिव in addition to the deflector and relief valve, certain other devices such as surge tank and forebay are provided. Surge tank are employed in case of high head and medium head plant where the fan stock is very long, and forebay are suited for medium head and low head power plant where the length of the fan stock is short। तो वहाँ पे हम जो है वो ये लगाते हैं। उसके बाद है व्हेन द ये सर्ज टैंक का काम है कि व्हेन द लोड ऑन टर्बाइन डिक्रीजेज द टर्बाइन गेट्स आर पार्शली क्लोज एंड एक्सेसिव वाटर मूविंग टुवर्ड द टर्बाइन इज स्टोर्ड इन द सर्ज टैंक इन द स्पेस बिटवीन द लेवल ऑफ ए एंड बी राइजेस pressure gradient develop, the resultant retarding head reduce the velocity of the flow in the pipeline and corresponding to the reduced discharge required by the turbine। इस वजह से जो है वो आपका एक्सेसिव वाटर होता है वो सारा सर्ज टैंक में स्टोर हो जाता है। उसके बाद आपकी ये सर्ज टैंक की टाइप्स हैं, कॉनिकल होता है, इंटरनल बेल्ट माउंट स्पिलवे होता है, और उसके बाद डिफरेंशियल। ये 3 टाइप हैं हमारे सर्ज टैंक की, 3 तरह के यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ टर्बाइन है। सिलेक्शन ऑफ टर्बाइन किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? एक ऑपरेटिंग हेड पे डिपेंड करती है, स्पेसिफिक स्पीड पे डिपेंड करती है,
हाइट ऑफ इंस्टॉलेशन पे डिपेंड करती है, और उसके बाद परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टरबाइन पे डिपेंड करती है, और साइज़ ऑफ द टरबाइन पे डिपेंड करती है। तो ये सारी जो है वो टरबाइन के सिलेक्शन के हवाले से जो है वो पॉइंट्स हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के हवाले से, वो सारे कवर किए। तो इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है।